पूरी दुनिया से सवाल किया कि क्या ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी को खुला समर्थन देता हो उसके पास एटमी हथियार होना मुनासिब है। अब दुनिया से ये जवाब आना बाकी है। उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसियों से भी दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार पर निगरानी रखी जाए। साथ ही IMF के जरिए फंड देने के मामले पर भी गहरी फिक्र जाहिर की और कहा कि भारत हर मुहाज पर इसकी मुखालिफत करेगा। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तान खासतौर पर टेरर नुमा पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया नजर आया। पाक विदेश मंत्रालय ने इस पर सख्त एतराज भी जताया। कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सैनिकों को मुबारकबाद देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अब भारत की सरजमीन पर कोई भी हमला जंग की कार्रवाई माना जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि दहशतगर्द और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हिमायत जारी रखी तो उसे अंजाम भुगतने होंगे। क्या पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी पर दुनिया अब बोलेगी? भारत का कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या ऐसा मुमकिन भी है? क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है? बहुत से मुद्दे हैं जिसे जानने और समझने की जरूरत है और समझेंगे भी इस मामले के एक्सपर्ट्स से, खास तौर पे डिफेंस एक्सपर्ट्स से। लेकिन उससे पहले वज़ीर दिफा ने कल श्रीनगर में और आज धुज में क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। नेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। कल मैं भारत के उत्तरी भाग में जवानों से मिला था और आज मैं भारत के पश्चिमी भाग में अपने एयर वॉरियर्स और अन्य जवानों से भी यहाँ मिल रहा हूँ। और यह अबूझ 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी साक्षी रहा है और यह अबूझ 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी यह साक्षी रहा है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने ही किया। कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे थे। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। तो फिलहाल पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है, ये दुनिया को पता है। लेकिन राजनाथ सिंह ने यह सवाल किया है दुनिया से, एजेंसियों से, कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दाना मामले हुए, क्या ऐसी ताकत के पास एटमी हथियार होना चाहिए? क्या उनकी एटमी हथियार पे रोक या लगाम लगाना मुनासिब वक्त नहीं है? हर मुहाज पे हिंदुस्तान तो मुखालिफत करेगा। IMF के जरिए फंडिंग के ऊपर भी राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया और पूछा कि जिस तरीके से IMF ने फंड देने की बात कही है, कबूल किया है, हिंदुस्तान उसकी मुखालफत करेगा और उन तमाम तर चीज़ों के परे जाएगा। तो आज इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात करेंगे कि क्या एटमी डीन्यूक्लियराइज्ड करना पाकिस्तान को ये मुमकिन है या नहीं है, या उसके अलावा इन तमाम तर चीज़ों से परे राजनाथ सिंह के या फिर इंडिया के इस मुतालबे, इस डिमांड का असर दुनिया पे क्या पड़ेगा।
ओवरऑल इसकी बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे कैप्टन आशा शिंदे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे और ब्रिगेडियर सागर धीमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है। लेकिन सबसे पहले सागर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप अपने गहरे विचार, खासतौर पर राजनाथ सिंह साहब का जो स्टेटमेंट रहा है श्रीनगर में आपने देखा और उसके बाद आज राजस्थान में, तो मैं चाहूँगा कि इन दोनों स्टेटमेंट पर खासतौर पर आप चर्चा शुरू करें। देखिए, आपके दो सवाल हैं, एक राजनाथ साहब की स्टेटमेंट और सेकेंडली न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर वाले में अभी जो लेटेस्ट खुलासे अभी हो रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। आई एम श्योर आपके जो व्यूअर्स हैं वो उनको जानना चाहेंगे। कोलैबोरेटेड कुछ नहीं है, परंतु फिर भी जो एक असेसमेंट्स आ रही है वो पता चल रहा है। तो पहले हम राजनाथ साहब की स्टेटमेंट पे चलते हैं। उन्होंने एक बड़ा दो पॉइंट्स पे कवर किया। पहले उन्होंने बोला ये हमारा एक ट्रेलर था, तो और हम अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है कि डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर जो है वो दौरा कर रहे हैं पूरे बॉर्डर्स के ऊपर, चाहे वो आर्मी के जवान हो, एयरफोर्स के हों या नेवी के हों। उनको ये बताने के लिए कि यू डन अ गुड जॉब, फुल शाबाशी देनी है एंड और आपने बहुत बढ़िया काम किया और पूरा देश आपके साथ है, ताकि उनका मनोबल ऊपर जाए। तो ये बहुत अच्छा काम है। तो पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि जो अभी तक हमने किया वो एक ट्रेलर था। ये हम भी मानते हैं कि बिल्कुल ट्रेलर था। पाकिस्तान को हमने बोला था कि हम आपके ऊपर सिर्फ आतंकियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, ना कि मिलिट्री के ऊपर, ना कि सिविलियंस के ऊपर। पर पाकिस्तान ने क्या चूज किया रिटेलिएशन में? उसने हमारी मिलिट्री को भी हिट किया, सिविलियंस को भी हिट किया। फिर उसके बाद ये एक किस्म का ये जो 3.5 दिन की लड़ाई हुई, उसमें जो 10 मई को जब पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, जबरदस्त हमला होता है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एटलीस्ट जम्मू में मैं आई विटनेस हूँ, जम्मू में, राजौरी में और सांबा सेक्टर में और शायद मेरे ख्याल में जैसलमेर में भी अटैक्स कंटिन्यूड फ्रॉम 5 o'clock in the morning till about I think 12:30 in the afternoon। तो उसके जवाब में जो उनकी जो 11 एयरफील्ड्स को ठोका गया था नाइस एंड प्रॉपर, इंक्लूडिंग सरगोदा जिसमें न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक होने की बात की जा रही है। उसके बाद सडनली 1:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से कम्युनिकेशन आता है इंडियन डीजीएमओ को कि आप बात करना चाहते हैं। शायद उस वक्त इंडियन डीजीएमओ अवेलेबल नहीं थे, तो 3:30 बजे तक वो संपर्क साधने का कोशिश करते रहे और 3:30 बजे उन्होंने बोला देखिए हम सीज फायर चाहते हैं। तो हमने उनको जवाब दिया कि देखिए हम तो पहले से ही कह रहे थे, पर आप थे कि हम तो आतंकियों के ऊपर हमला कर रहे थे और आप बोल रहे थे कि आप रिएक्ट ना करिए और आपने हमारे ऊपर हमला किया, तो उसका हमें जवाब तो देना ही था। तो ये इस किस्म की घटनाक्रम में ये हुआ। और ये जो अभी तक हमने उनको दिखाया ये एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि उसके बाद जो पाकिस्तानियों ने हमारे साथ 10th को किया था इस घटनाक्रम के पहले, उसका जवाब मैंने उस दिन रात को देना था। तो वो राजनाथ सिंह जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी जो बात उन्होंने करी वो थी करेक्शन। हाँ, यही दो बातें थी। एक जो उनका डीन्यूक्लियराइज करने के हवाले से जो बात कही है उन्होंने, मैं चाहूंगा कि उसमें भी आप राय दें। करेक्शन क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने जो एटमी पावर है, एजेंसियां हैं, उनसे कहा है कि क्या ऐसे दहशतगर्द कंट्रीज के पास न्यूक्लियर हथियार होनी चाहिए। एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है और उस सवाल के पीछे भूमिका है। अभी ये जो हमारा ब्रह्मोस अटैक हुआ है सरगोदा के ऊपर, जहाँ पे कैराना हिल्स में पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स हैं या उनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये एयरपोर्ट के बहुत पास है जो उनकी एयरफील्ड है। और ये एक बहुत ही मेजर एयरफील्ड है पाकिस्तानी एयरफोर्स की, जहां से उनका मेजर बेड़ा जो है यहाँ पे स्टेशन है और यहाँ से वो सारे स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए उड़ान भरते हैं। तो यहाँ पे हमला कर देना और साथ में नूर बेस खान जो रावलपिंडी में है, नूर खान बेस, वहां पे हमला करना पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि भारत ने ये कर क्या दिया, कैसे कर दिया है। और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट ये बताई जा रही है कि कैराना हिल्स में जो उनकी अंडरग्राउंड टनल्स हैं जहां उनके वेपन्स हैं, वहां पे भी हिट हुआ है। अब जो हमारे लोग उसको टोटली डिनाई कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, बट जो सूत्रों से पता चला है कि शायद उनकी जो एंट्रेंस है उसको हिट किया गया है या हो गई है हिट वो, और वहां पे उनकी जो टनल्स की जो एंट्रेंस है वो बंद हो गई है। और हो सकता है वहां कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक भी हो सकता है। और उसके दो प्रमाण दिए जा रहे हैं कि इमीडिएटली इस हमले के बाद डिगो गार्सिया से एक अमेरिकन प्लेन उड़ता है, जिसके बाद जो सरगोदा में लैंड करता है वो आगे देखता है कि यहाँ कोई न्यूक्लियर रेडिएशन है कि नहीं है। साथ में इजिप्ट को बोला जाता है कि एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ बोरॉन को पाकिस्तान में भेजिए। अब बोरॉन वो मटेरियल है जो तब यूज किया जाता है
अपनी न्यूक्लियर लीक्स के होने के टाइम पे उनको बंद करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जब दो खुलासे हैं, ये बताते हैं कि शायद कुछ हुआ है, परंतु हमारी इंडियन इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने जो एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी की, यूएन की, उसने भी मना किया है। यानी कि पूरा छुपाया जा रहा है कि वहां कुछ नहीं हुआ है। और इससे आज दोपहर को एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान के पास अपने न्यूक्लियर वेपन तो कभी थे ही नहीं। जो बताया जा रहा था कि उनके AQ खान जो उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के फादर ऑफ प्रोजेक्ट माना जाता है, उन्होंने तो उनके साथ अमेरिका की डील थी। ये अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन से पाकिस्तान में स्टेशन किए थे। ये अमेरिकन वेपन है, जैसे उन्होंने टर्की में लगा रखे हैं वैसे यहाँ पे भी हैं। क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि इनकी सेफ्टी और इनकी ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अमेरिकन। और उसमें बताया जा रहा है कि $2 बिलियन का ईयरली एक्सपेंडिचर है। अगर $2 बिलियन का ईयरली एक्सपेंडिचर है तो अमेरिका क्यों कर रहा है? वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहता है? या उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके लोग वहां पे क्यों बैठे हुए हैं लोकल्स को ट्रेनिंग देने के लिए? तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा आज हुआ है। कंफर्म नॉट कंफर्म मैं कह नहीं सकता, परंतु ठीक है। IAEA ने साफ कर दिया है कि किराना में लीक की जो खबर है वो लीक नहीं है, बल्कि IAEA ने इनकार कर दिया साफ तौर पे। लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम तर चीज़ों से हट करके पाकिस्तान को तो एक जवाब मिल ही गया कि भाई लीक हो या ना हो, हमारी पहुंच वहां तक है और हम कभी भी लीक ही नहीं बल्कि उसे वहीं तबाह कर सकते हैं। और उनके लिए ही बड़ा खतरा। पाकिस्तान को जवाब ही नहीं दिया। दूसरा ये भी फाश हो गया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो बोगी थी वो एक ब्लफ थी। ये पाकिस्तान के अपने वेपन्स है ही नहीं, ये वेपन्स अमेरिका के हैं और पाकिस्तान किसी भी हालत में उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखिए जैसे ये यहाँ पे जब हमने स्ट्राइक करी है 10 तारीख की, उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी F-16 हैं उनको निकाल के पासनी और जिवानी एयरफील्ड पे भेज दिया गया था ताकि भारत की वो रीच के बाहर हो जाए। परंतु उनको ये मालूम नहीं है क्योंकि ब्रह्मोस की रेंजेस क्या है। अब वो अभी भी हमारी रेंजेस में है क्योंकि ब्रह्मोस की जो रेंजेस है उनको अभी तक गोपनीय रखा गया है। बताया नहीं है कि मैक्सिमम रेंज कहां तक जा सकती है। हम पाकिस्तान का पूरा इलाका कवर कर सकते हैं। प्लस अगर बिल्कुल पाकिस्तान के सर, पाकिस्तान की हैसियत भी क्या है, पाकिस्तान कितना बड़ा है जो हम ये कहें कि पाकिस्तान का पूरा इलाका। पाकिस्तान छोटा सा है, शायद ब्रह्मोस इससे बहुत आगे निकल सकता है और इंटर कॉन्टिनेंट सब में जो है कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती है। खैर मैं इसके ऊपर भी आपकी राय लूंगा। आशा शिंदे साहब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कैप्टन आशा, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ये पॉसिबल है जिस तरीके से डिमांड की गई है राजनाथ सिंह की जानिब से और कहा गया है कि IAEA इसमें खास तौर पे सोचे कि क्या ऐसी कंट्री के पास ये चीजें होनी चाहिए? आपकी राय? ये जहां तक मेरे को पर्सनली लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हुई है अभी, जिसको अमेरिका ओपनली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर डंप था वो पूरा का पूरा अमेरिका का है। एंड अमेरिका पाकिस्तान की जमीन पे बैठ करके चाहता है कि इस नोड पॉइंट को, जहां पर पे चाइना की आंख है, जहां पर पे रशियन लोगों का भी दबदबा है, जहां पे अमेरिका अपना दबदबा बना के रखना चाहता है, वो कभी नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच से कश्मीर का इश्यू सॉल्व हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों के आई थिंक हमारे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए था जिससे हम ये इंफॉर्मेशन को टैप कर पाते कि ये पाकिस्तानी का नहीं, अमेरिका का खुद का डंप है, न्यूक्लियर डंप है पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने कंप्लीट साउथ एशिया को कंट्रोल करने के लिए रखा गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रशिया को दबाने के लिए रखा गया है क्योंकि USSR और USA जब पावर्स में थे, दो सबसे स्ट्रांग पावर्स थी, और जैसे USSR का डिस्मेंटलाइजेशन हो गया उसके बाद जो पावर्स रही वो केवल USA के पास रही और USA को भिड़ने के लिए बराबर का कोई भागीदार नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपना जो वेपन सिस्टम है और अपनी जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है वो पूरे ग्लोब के ऊपर इतनी स्ट्रांग रखने की कोशिश की है और 100% मोनोपोली रखने की कोशिश की है। ये उसका एक बहुत ही सही एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि अमेरिका कभी ये सामने आके बताएगा नहीं कि ये मैंने डंप किया। फिर इतने जल्दी उनके कहां से प्लेन आ गए और कहां से वो चेक करने लगे कि यहाँ पे न्यूक्लियर लीक हुआ है कि नहीं। बिल्कुल, कहां से उन्होंने इतने जल्दी जिम्मेदारी ले ली और कहां से उन्होंने उनको लोन सैंक्शन किया। लोन सैंक्शन तब तक होता रहेगा क्योंकि ये उनकी सरजमीन पर अपने डंप्स रख के बैठे। उनको तो देना ही पड़ेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जितना मांगेगा उतना लोन IMF को देना पड़ेगा क्योंकि ये तो अमेरिका उनकी जमीन यूज कर रहा है। ये सोचने वाली बात है भारतीयों के लिए कि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम फेल हो गया।
हम इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन ढूंढ नहीं पाए। ठीक है, एक पॉइंट जो आप कह रही हैं और सागर धीमान साहब भी वो चीजें सेम कह रहे थे और मैं भी उनसे ये चीज समझूंगा आपसे, लेकिन पहले मैं आपसे समझूंगा कि अगर ये चीजें कहीं ना कहीं इन्फो जो लीक नहीं हो पाई, वो डॉक्टर कदीर वाली बात क्या थी, क्योंकि वो एक जो सिलसिला था जनरल ज़ियाउल हक और उसके बाद डॉक्टर कदीर, भुट्टो, ये सारा जो सिलसिला था, फिर ये क्या था पूरा? जनरल ज़ियाउल हक एंड बेनजीर भुट्टो प्लस अमेरिका, इन लोगों की सबकी हमेशा मिली भगत रही है। इन्होंने कभी भी पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं दिए। इन्होंने हमेशा मिलिटेसी के लिए पैसे दिए हैं एंड दे वांटेड कि मिलिटेसी यहाँ पे हमेशा चलती रहे, क्योंकि पाकिस्तान जिंदा ही मिलिटेसी रहा है अभी तक। पाकिस्तान में कहां डेवलपमेंट हुआ है? कितनी बार वो एमएफएस से लोन ले चुके हैं, कितनी बार दुनिया के आगे गिड़गिड़ाते हुए पैसे ले चुके हैं। कहां डेवलपमेंट दिखता है पाकिस्तान में? इकोनॉमी कहां से कहां चली गई है? बिल्कुल। वहीं भारत को देखिए आप, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, वहां सोशल डेवलपमेंट हुआ नहीं। पॉलिटिकल इश्यूज इतने ज्यादा हैं जिसके अंदर केवल मिलिट्री पावर चल रही है और केवल मिलिट्री सुप्रीमेसी के अंदर पाकिस्तान जिंदा है, और मिलिट्री सुप्रीमेसी अमेरिका के सामने झुकी हुई है। और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को उसकी मनमानी करने का हक मिल रहा है पाकिस्तान की सरजमी पर, इसीलिए अमेरिका उनकी सब कुछ सुनता है और उनके लिए सब कुछ करता है, और वो हमेशा भारत के अगेंस्ट रहेगा। भारत को सतर्क होकर के अगले कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो हमारे लिए बहुत अहम रहने वाले हैं। और प्रधानमंत्री को केवल यही नहीं, मेरे को लगता है कि सारे यूएन फोर्सेस के सामने और इवन जो हमारे यूनाइटेड नेशन है वहां जाकर के भी इस बात को उठाना चाहिए कि अमेरिका एक विश्वसनीय देश नहीं है और अमेरिका के ऊपर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि वो हर बार ऐसा कर चुका है। आप इराक का एग्जांपल ले लीजिए, आप टर्की का एग्जांपल ले लीजिए, आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, कितने एग्जांपल और चाहिए जहां पे हमको अमेरिका को प्रूव करना है कि अमेरिका अपनी खुद की मनमानी करता है और वो चुपचाप हर जगह के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और मिलिटेसी, अमेरिकन मिलिटेसी इन साउथ एशिया, जहां पे भारत ऑलरेडी प्रगति की और अग्रसर है, अमेरिका नहीं चाहता दिल से कि कभी भी भारत प्रगति करे। वो चाहता है कि भारत उनके सैंक्शन एंड ऑथराइजेशन के अंदर ही दबा रहे, कभी भारत उनके आगे ना निकल सके। ठीक है, अगर इन चीजों को हम सामने में रखते हैं सागर धीमान साहब, तो सबसे पहले तो मैं जो आप कह रहे थे, क्या इस बात की कोई बुनियाद है, कोई जड़ है, कोई ऐसा जिस पे रिसर्च की जा सकती है? नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो अभी डिमांड है, जाहिर है कि हम उस पे हक पे हैं, लेकिन क्या दुनिया इस बात को मानेगी? जिस तरीके से आशा जी कह रही हैं, इस हिसाब से तो पलड़ा पाकिस्तान के हक में रहेगा, क्योंकि उनका फील्ड इस्तेमाल हो रहा है, वो खुद यूज हो रहे हैं। देखिए, आशा जी की बात का मैं सम्मान करता हूं, परंतु मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये दुनिया जो है इस वक्त ओमनीपोलर वर्ल्ड है। ओमनीपोलर मतलब यहाँ पे आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत कितनी है। अब मेरा इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है भारत के पक्ष में चाइना के अगेंस्ट क्वाड के अंदर, तो वो भारत को क्वाड के अंदर भारत के लिए कुछ भी करेगा। परंतु अगर बिजनेस इंटरेस्ट आ जाता है तो उसने सैंक्शन हम पे भी लगाई है, ऐसा बात नहीं है, टैरिफ्स हम पे भी बढ़ाए हैं और हम भी डटे हुए हैं। और उसी तरह से किसी दूसरे मुद्दे पे जो द्वेष आपके फेवर में है, किसी दूसरे मुद्दे पे आपके अगेंस्ट है, तो ये एक किस्म की डिप्लोमेसी चल रही है। और इस वक्त डिप्लोमेसी के क्षेत्र में जो हमारे भारत के एस जयशंकर साहब हैं, जो करियर डिप्लोमेट हैं, सेकंड जनरेशन ऑफिसर हैं इस धंधे के अंदर, वो बिल्कुल सही कदम उठा रहे हैं और उनको पूरी मोदी जी की सपोर्ट है। दूसरी बात आती है कि आपके पास पावर कितनी है, आप कितनी पावर प्रोजेक्शन कर सकते हैं वर्ल्ड में, कहां। तो ये पाकिस्तान के अंदर अगर ये वाकई न्यूक्लियर वेपन जो है अमेरिका के ही हैं, क्योंकि पहले तो हमें यही पता था कि शायद उनका एक सीक्रेट एग्रीमेंट है फॉर मेंटेनेंस एंड उसकी सिक्योरिटी ऑफ दी वेपन के लिए। तो मेंटेनेंस सिक्योरिटी शायद हमने सोचा कि वेपन शायद वो जिहादियों के हाथ में ना पड़े, अमेरिका इसलिए इंटरेस्टेड है। अब क्लियर हो गया हुआ है कि भाई मोस्ट प्रोबेबली ये वेपन जो है ये अमेरिका के अपने हैं, जो उन्हें छुपा के रखे थे, और टर्की इसका सबूत है। अब ये उनके पास पावर है और ये पावर प्ले में वो गेम खेल सकते हैं। और जहां तक हमारा सवाल है, हमारी भी जो रॉ की एजेंसीज हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज है, मैंने आपको बताया हमारे प्रधानमंत्री थे, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, उन्होंने रॉ को डिसबैंड कर दिया था। जैसे हमारे चाचा नेहरू, हमारे रेवर्ड चाचा नेहरू, उन्होंने आते ही बोला हमें तो आर्म फोर्सेस चाहिए ही नहीं, हम तो शांतिप्रिय देश हैं। और 62 में क्या हुआ उसका ही उसी का नतीजा था। इसी तरह से हमने अभी भी नहीं सीखा। तो ये हमारे गुजराल साहब जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रॉ को डिसबैंड कर दिया था
अब रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी ये नहीं है कि कल डिसबैंड की तो आज अगर आपके पास $100 करोड़ है तो आपने फिर से रीरेज कर ली। ये कोई मकान नहीं बनाना है, बिल्डिंग नहीं बनानी है। एक रॉ के एक एजेंट को कल्टीवेट करने के लिए 10-10, 15-15 साल लगते हैं। तो हमारा जो इंटेलिजेंस का क्षेत्र था वो कम हो गया, परंतु लकीली इजराइल हमारे साथ है, मोसाद की हमारे जो ऑपरेशन वो हमारे साथ है, पर उन्हीं मुद्दों पे जहां पे इजराइल को भी फायदा होता है। इजराइल आउटराइटली जाके हमारी मदद नहीं करेगा। तो इस किस्म के जो अपना एनवायरमेंट है, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या जियो स्ट्रेटेजिक इंस्टेंसेस है, यहाँ पे हमको गुस्सा करके बोले कि ये कर दीजिए, वो कर दिया, बैन कर दीजिए, ऐसे नहीं चलता है। यहाँ पे एक बड़ा ही मेजर्ड रिस्पॉन्स देना पड़ता है, सोच समझ के देना पड़ता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मोदी जी और मिलिट्री आर डूइंग। तो अभी भी जो पाकिस्तान का नया बयान आया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कि 18 मई तक ही सीज फायर है, तो हमने कहा हम तैयार हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, उन्होंने ऑलरेडी वॉर गेम करके रखा होगा। जैसे हमें न्यूज चैनल पे बताया गया था कि उन्होंने 10 कोर्सेज ऑफ एक्शन डिसाइड किए थे, उसमें से 3 को प्रेफरेंस दी और लास्ट मोमेंट पे चेंज किया। तो ये सारी एक्सरसाइज ऑलरेडी रियल टाइम में चल रही है। अगर आज सुबह भी आपने देखा होगा तो आज भी सुबह प्रधानमंत्री की और होम मिनिस्टर की और NSA की मीटिंग हुई है। तो ये सब सारी तैयारियां जो है वो पूरी चल रही हैं। अभी हमने देखना है कि ये किस्म की वर्ल्ड की जो मिसाल है, एक चेस की मिसाल, चेस गेम चल रही है, कौन क्या मूव करता है, क्या करता है। तो अपने राष्ट्र हितों के लिए हर कंट्री सही मूव करने की कोशिश। चेस की इस बसात में आप चाइना, US, इस बसात में, चेस के इस गेम में आप चाइना को, रशिया को, US को, इजराइल को, पाकिस्तान को कहां रखते हैं, किस पोजीशन पे रखते हैं दीवान साहब? देखिए आज सॉरी क्वेश्चन टू मी जी आपसे आज ही स्टेटमेंट आई है रशिया की। वो कहता है कि US इज ट्राइंग टू पिट इंडिया एंड चाइना अगेंस्ट ईच अदर। यार वो तो हम पहले से ही थे, चाहे गलवान था या इवन हमारे इकोनॉमिक थे, परंतु अब जब चाइना और रशिया की फियर्स वॉर, इकोनॉमिक वॉर शुरू हुई है, हालांकि उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुई है, परंतु अल्टीमेटली अमेरिका चाहता है कि भारत भी कहीं पे भारत की इतनी मदद ना की जाए कि वो भी चाइना की तरह एक बड़ा पावरफुल कंट्री बन जाए और उसको चैलेंज करे। चाइना का एग्जांपल उसके सामने है। तो इसलिए बेस्ट ये है कि भारत को चाइना के साथ लड़ा के रखा जाए और पाकिस्तान को एक मोहरा बनाया जाए, यानी कि जिसको अंग्रेजी में मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, जिसको कहते हैं कि एक बाकिंग डॉग रखा जाए ताकि वो भारत को तंग करता रहे, उधर से चाइना भी कुछ ना कुछ करता रहे। रॉटरविली जो इसका वर्ड यूज करते हैं, तो इस तरीके से इनको उलझाए रखो आपस में एक दूसरे के साथ, ताकि वो कोई भी ऐसा बंदा इतनी इकोनॉमिक माइट है, इतनी मिलिट्री माइट इकट्ठी ना कर सके कि वो यूएस को चैलेंज करे इन फ्यूचर टाइम्स। बिल्कुल बड़ी बात है और बड़ा पॉइंट भी। कैप्टन आशम, मैं इसी सिलसिले में आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, आप जो पॉइंट बता रही थी, जो बातें आपने कही है, मैं उसी हवाले से जानूंगा। IMF को पता है, एशियन बैंक को पता है कि भाई पाकिस्तान तो लौटा नहीं पाएगा, और लौटाएगा भी तो क्या लौटाएगा, इसके पास खाली कटोरे में मिलेगा क्या? तो सवाल ये होता है कितने सारे बैंक इनको पैसे देते क्यों हैं? हर बैंक को कोई ना कोई गारंटर चाहिए होता है, और अगर उनका गारंटर अमेरिका है और अमेरिका बोलता है कि मैं बोल रहा हूं दे दो, तो लोन तो पक्का सैंक्शन होगा ही। वो पाकिस्तान कटोरा लेके बैठा रहेगा और उसमें हर बार लोन का पैसा गिरता रहेगा, और वो हर बार मिलिट्री डेवलपमेंट करने के लिए और मिलिट्री को एम्पावर करने के लिए वो पैसा यूज करता रहेगा। पिछले 50 सालों में पाकिस्तान ने यही तो किया है। और जिस तरह से ब्रिगेडियर सर ने बताया, मैं और एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर करना चाहूंगी। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम सर ने लिया है, जब वो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जितने हमारे रॉ के एजेंट्स थे, उनके पूरे नाम और उनका एड्रेस उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को दे दिया था और उनको बोला था जाओ जाकर इन सबको हेलो बोलो, और उन सबका खात्मा हो गया। ये हमारे ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश में। क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर? आज तक हमारे देश के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, पुरानी सरकारों से हुआ नहीं। नेहरू के रहते हुए मुंबई में कितनी बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? मोदी सर के आने के बाद क्यों नहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? क्यों आज एक आदमी दूसरे आदमी की चिंता करता है, और क्यों लोगों को लगता है कि हम भारतीय हैं, सब हमारे अंदर की जाग गई है? क्यों पहले ये भारतीय हमारे जो नेता लोग थे वो नहीं कर पाए थे? कांग्रेस के पास दम नहीं था क्या? कांग्रेस केवल अपना घर भर रहा था और पर्सनल बेनिफिट्स देख रहा था। मैं खुल के कहना चाहूंगी और मैं पूरे गर्व से कहना चाहूंगी कि हमारी पुरानी सरकार को भारत के डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं था। जो अभी प्रेजेंट सरकार है, कम से कम वो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल फीलिंग एंड मोरल सपोर्ट
एंड द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की चिंता तो कोई ना तो कोई कर ही रहा है, और हम सबको उसका गर्व है। मैं पूरे हक के साथ ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि आज जिस तरह हमारा देश प्रगति कर रहा है, अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है, इसीलिए तो भागते हुए आ गया हूँ चेक करने के लिए कि सचमुच में भारत की ब्रह्मोस ने उड़ा दिया क्या हमारा जो बम रखा हुआ था यहाँ पे, जिसको हम न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं। वो पाकिस्तान को खुद को पता नहीं है कि उसको फोड़ना कैसे है और यूज कैसे करना है। वो तो अमेरिकन लोग खुद ही यूज करेंगे अगर करेंगे तो। लेकिन अगर अमेरिकन को इतना डर लगेगा कि उनको यूज करने की बारी आएगी, तब तक भारत बहुत आगे निकल चुका होगा। ठीक है, अभी यूएस ने, ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है वो आपके सामने में होगा। उन्होंने खास तौर पे टैरिफ की बात कही। ट्रंप एक पॉलिटिकल लीडर है। हाँ। वो ग्लोबल डिप्लोमेसी की तरफ से बात करेंगे। बिल्कुल, ओवरऑल करने वाला आदमी है। ओवरऑल ट्रंप हमारा जो है मतलब एक ये नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारा वेल विशर तो कभी था ही नहीं ट्रंप। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उससे अलग हट करके मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, चाइना अभी उसने अरुणाचल प्रदेश में कई जगह नाम बदल दिए, इवन मेरे ख्याल से 26 या 22 समथिंग, कुछ हिल्स के नाम बदले, कुछ जगह के नाम बदले, अपने हिसाब से चेंज किए। पाकिस्तान कुछ नहीं होने के बावजूद भी हमारी तरफ आंख उठा लेता है। बाकी उसके अलावा ट्रंप उनकी तरफ ज्यादा उनका पलड़ा रहता है। ओवरऑल हम कहाँ फेल हो रहे हैं, या फिर हमसे चूक हो रही है, और अगर हो रही है तो किधर हो रही है, और किस चीज को टैकल करने की जरूरत है? जहां तक मुझे लगता है भारत को इमीडिएटली सार्क ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक्टिवेट करना चाहिए, उनकी मीटिंग बुलानी चाहिए, साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर अपना दबदबा बनाना चाहिए, G20 समिट्स को दोबारा से कॉल करना चाहिए, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर जहां तक हमारी आवाज पहुंच सकती है वहां तक हमारी आवाज और हमारा हक, जहां पर पे हम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर परमानेंट सीट मांग रहे थे, वो परमानेंट सीट अब भारत को मिल जानी चाहिए, और जिनको निकाल देना चाहिए उस परमानेंट सीट से उनको निकाल देना चाहिए। ये जो डिसीजन है, मेजर डिसीजन, ये बहुत डिप्लोमेसी से लिए जाएंगे, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, जिसके लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स का एकदम सुलझा हुआ और एकदम समाधानपूर्ण व्यवहार पूरी दुनिया को दिखना चाहिए, जिस तरह से भारत अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ टू क्लेम आवर राइट्स इन ऑल दीज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसकी वजह से हम दुनिया को यह बता पाएंगे कि अमेरिका का असली चेहरा क्या है और चाइना का असली चेहरा क्या है, और इंडिया को क्यों पिछले 50 सालों से बॉर्डरली इश्यूज के अंदर बांध के रखा गया है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम अपनी ही अंदर की शक्ति को डेवलप करके हम अपने आप को इतना सक्षम बना सकते हैं कि हमको कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास सारे रिसोर्सेस है और हम अपने रिसोर्सेस के ऊपर भारतीय लोगों को जिंदा रख सकते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी। आज दुनिया केवल 2 ऐसी पावर्स को सराहती है, पहला है नासा और दूसरा है इसरो। लेकिन शर्म की बात है, नासा के अंदर 70% लोग भारतीय हैं और इसरो के अंदर 1% भी अमेरिकन नहीं है, क्योंकि इसरो पूरा 100% भारतीय है। और जो लोग भारतीय लोग दुनिया में बैठे हुए हैं और दुनिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब भारतीयों को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि सोच लो आप किस देश का साथ दे रहे हो। अगर आपको चाहिए तो आप भारत लौट सकते हो वापस, एज एन एनआरआई सही, लेकिन वापस आइए और अपने देश का सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, और ट्रंप ने जो कहा है, ट्रंप ने जो अभी कहा है कि एप्पल वाले मामले पे कि हमारी जो बातचीत हुई थी, तीखी बहस, उसमें हमने कहा कि भारत अपनी देखभाल कर सकता है, आप प्लांट यहाँ लगाओ। खैर, उन तमाम चीज़ों में निकलेंगे तो वक्त निकल जाएगा। मैं आता हूँ अपनी टॉपिक की तरफ। सागर दीमान साहब, जो चीज़ें हम खास तौर पर जानने की कोशिश कर रहे थे, अभी मैं पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इंडिया इसराइली जो एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, उसके साथ काम कर रहा है, और इसी वजह से वो एटमी पावर से पाकिस्तान को हटाना चाहता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक के पास एटमी हथियार न रहे, और ये इसराइल का एजेंडा है, ताकि उनकी जो अपने मंसूबे हैं उसमें उसको कामयाबी ना हो, और इसी पे इंडिया उसका साथ दे रहा है। दीमान साहब, देखिए, ये नैरेटिव बिल्डिंग है। मैं तो 90% श्योर हूं कि वो जो एटमी हथियार है उनके हैं ही, वो है अमेरिका के, और साथ में ये जो बोल रहे हैं ये सब दुनिया को बरगलाने के लिए है। एक और नई इनपुट आज जो आज सुबह आई है, मैं आपको बताऊं, आज ट्रंप साहब ने खुद टेलीविजन पे बोला है, वी विल स्टिल कंट्रोल द बगराम एयरफेस इन अफगानिस्तान। जब वो अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, किस सर्कमस्टेंसेस में निकले हमें वो भी पता है, तो बगराम एयरफेस की क्या जरूरत पड़ेगी उनको वालों पर चढ़ने? उनकी जरूरत इसलिए पड़ गई कि अगर कुछ गड़बड़ होती है पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर एसेट्स के साथ, तो अभी उन्होंने देखा ड्यूको गार्सिया जो उनका बेस है, वहां से हवाई जहाज उड़ के आया है
चेक करने के लिए। तो बगराम एयरबेस बिल्कुल बगल में है, तो अगर बगराम एयरबेस को ऊपर अगर अमेरिकन प्रेजेंस रहेगी तो वो इन न्यूक्लियर एसेट्स को ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये सब करने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान बनाया क्यों था? 1947 में पाकिस्तान बनाया था ब्रिटिश और अमेरिकन जो इंटरेस्ट थे अगेंस्ट रशिया, उनको चेक करने के लिए। उसमें कुछ चीजें अभी भी चल रही हैं, कुछ नहीं है, परंतु जो माहौल है वो काफी बदल गया है। परंतु जहां तक उनको एंटी रशिया, चाहे वो पोस्ट कोल्ड वॉर था या प्री कोल्ड वॉर था, उसमें उन्होंने जो प्लानिंग करी थी रशिया के अगेंस्ट, उसमें एक पाकिस्तान भी एक सैन्य अड्डा था एटॉमिक वेपन्स का, तो वो चल रहा था। उसको कैसे अपने लोगों को बताना है कि पाकिस्तान के अंदर एटमी हथियार है, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। AQ खान साहब को बीच में लाया गया कि फादर ऑफ द एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया पाकिस्तान, वो कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कहां से आई, एक नैरेटिव बनाया गया। चाइना ने हेल्प करी या नहीं की? उस वक्त चाइना भी इतना स्ट्रांग नहीं था, तो करते करते वो काम चल रहा था। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि उनके पास जो एटम बॉम्ब आ गए हैं वो भारत को, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में हरा नहीं सके, तो जिया उल हक ने जो ऑपरेशन टोपैक चलाया, लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, उस पर उनका हौसला बहुत बुलंद होता चला गया। और पाकिस्तान की खूबी ये है कि उन्होंने अपनी गरीब अनपढ़ जनता को इस तरीके से मोटिवेटेड रखा, स्पेशली उनके DGISPR ने ऐसा नैरेटिव चलाया कि दुनिया को लगा ही नहीं, उनकी अपनी पब्लिक को लगा ही नहीं कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। फाइनली जब अब बात आती है इमरान खान साहब की, सबसे पहली बार इमरान खान साहब भी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही थे, वो भी कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, परंतु पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने अगर पंगा लिया है आर्मी के साथ तो वो इमरान खान साहब थे, और वो उसका खामियाजा भी भुगते हैं, और आप देख रहे हैं। तो वो खामियाजा भुगतने के साथ इमरान खान साहब एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी भी है, और उनके घटक दल के नेता, उनके साथ जो फजलुर रहमान है, वो भी एक बड़े कद्दावर नेता है पाकिस्तानी पॉलिटी के अंदर। तो वो उन्होंने दे हैड द सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटी टू मोबिलाइज द एंटायर पाकिस्तान मासेस अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, और उन्होंने दिखाया था जब उनको अरेस्ट किया गया था। यानी कि पहली बार यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट, स्पेशली आर्मी के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बुद्धिजीवी हो, कितना भी बड़ा जर्नलिस्ट हो। तो यहाँ पे बोलना तो दूर, उन्होंने पाकिस्तान के कोर कमांडर के घर पे हमला किया, उसके GHQ के विंग पे हमला किया, मिलिट्री हॉस्पिटल पे किया। मतलब वो जो एक बात है वो जग चुकी है पाकिस्तान में कि मिलिट्री वल्नरेबल है। और फिर अगर उसको देखें खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और देखें इस वक्त बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और इसको अगर देख करके हम देखें तो इस वक्त वो वल्नरेबिलिटी उनकी है। और जिस दिन भारत ने अटैक किया है जो 7 तारीख सुबह, तो इमरान खान साहब का बयान आया था कि जितनी बर्बादी हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ आसिफ मुनीर है। और 2 दिन के बाद उन्होंने फिर बयानबाजी की थी, और अडियाला जेल के बाहर बहुत भारी भीड़ जमा हुई थी, जिसको काबू करना बड़ा मुश्किल। ठीक है, अगर इस बेस को हम मान भी लेते हैं धीमान साहब। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान का यूथ है या पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, वो भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो वो वीडियो शूट कर करके जो भी इंटरनेशनल प्रेस में जो बातें आ रही हैं, जो पाकिस्तान में बैन की जाती हैं, उनको पाकिस्तान में भेज रहे हैं। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के यूथ के लोगों ने ये भी कह दिया था कि हमें मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, जब भारत ने चंद्रमा पर लैंड किया था। तो इस किस्म की जो एक मूवमेंट है, यानी कि यहाँ एक बोलूंगा एक आग लग चुकी है, लगी हुई है, सोशल मीडिया पे साफ जाहिर होता है, वो दिखाई देता है कि पाकिस्तान की आवाम हमारे यहाँ की डेवलपमेंट से कितनी खुश है। सागर दीवान साहब भी बोल रहा है कि भाई देखो, हम काइनेटिक मीन्स में नहीं बिलीव करते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के पीछे जाना है। ठीक है, तो अगर आप हमें अगर देखिए PM मोदी की सराहना, उनके बारे में तमाम तर चीजें हम तो देखते हैं सोशल मीडिया पे, जाहिर है कि अवाम किस तरीके से हमारे यहाँ की डेवलपमेंट की बात करती है, और बार बार अब तो नेता भी POK से इस पार और उस पार की तुलना करते हैं, और बड़ी बात है, ये होना भी चाहिए। चलिए, हमारे अंदर है वो चीज। खैर, कैप्टन आशिम, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, अगर इन तमाम तर चीजों को, क्योंकि टॉपिक से हट न जाए, इस वजह से मैं चाहता हूं कि कट टू द पॉइंट रहूं। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, अगर ये ओवरऑल चीजें हम समझ भी जाएं, ये प्रूफ भी हो जाए कि अमेरिका ने ही अपने हथियार यहां रखे और उनके ही थे ये सारी की सारी चीजें, प्लानिंग या फिर एक प्रोपेगेंडा के तहत कि इन चीजों को दबाया जाए या उनके ऊपर असर डाला जाए, मान भी लेते हैं, तो ये बार बार जो ये धमकी देते हैं, हम बम फोड़ देंगे, एटमी हथियार मार देंगे, फलां कर देंगे, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? क्या US इनको इस्तेमाल करने देगा? एक बड़ा सवाल। और क्या ये इस्तेमाल करने के लायक भी है आपकी नजर में? अभी तक हमें पता नहीं था कि ये पूरा का पूरा जो परमाणु
हथियारों का जो गोला बारूद उन्होंने वहां रखा है वो अमेरिका का था। अब तक पाकिस्तान भौंकने वाले कुत्तों के जैसे भौंकता रहा कि हमारे पास परमाणु शक्ति है, हम उड़ा सकते हैं, लेकिन उनके पास शक्ति है, उनकी खुद की नहीं है। उनके देश की सरजमी के ऊपर अमेरिका की पावर से, और अमेरिका वो तब तक यूज नहीं करेगा जब तक वो खुल के ये ऐलान नहीं करता कि ये हमारी पावर है, और वो तब तक उस चीज का इंतजार करेगा अमेरिका जब तक उसको इतनी ज्यादा तकलीफ ना हो कि वो ओपनली अपने पावर्स को यूज कर सके, जो अमेरिका कभी नहीं करता। सो ये 1 या 2 साल की बात नहीं है, ये पिछले 10 सालों या 20 सालों या 30 सालों से इनका जो प्लानिंग चल रहा है अमेरिका का टू कवर एंड यूएसएसआर को ब्रेक डाउन होकर के एक जमाना हो चुका है। ये तब की पुरानी कहानी है। अगर हम इसमें एहसास ढूंढना चाहें और हम इसकी रियल खबर ढूंढना चाहें, मैं आज ये पूछना चाहूंगी आपको कि इतना पता चलने के बाद हमारे रॉ एजेंट्स और हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो ये जरूर पता लगाने की कोशिश करेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये खबर हमसे छुपी रही। बिल्कुल। एंड मैं चैलेंज करती हूँ कि कुछ समय के बाद हमको इसका भी खुलासा होगा कि सचमुच में ये अमेरिका का डंप है वहां पर, और अमेरिका खुद पर्सनली डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए उन्होंने जमीन के अंदर सुरंगें बनाकर इसको दबा के रखा हुआ है ताकि जब इस्तेमाल करना हो वो आसानी से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो अगर भौंकने वाले जो मैं आपके सवाल का जवाब दे जी, जो भौंकने वाले कुत्ते हैं, आप दोबारा नहीं भौंकेंगे कि हमारे पास परमाणु शक्ति है, क्योंकि उनको पता चल गया है, उनको यह पता चल गया कि यह बात लीक हो चुकी है कि उनके पास कोई दम नहीं है परमाणु शक्ति उड़ाने का, और वो डायरेक्टली तो एक भी परमाणु बॉम्ब फोड़ नहीं सकते क्योंकि उनको आता ही नहीं है परमाणु बॉम्ब बनाना। इससे पहले भी हम 1-2 बार उनके देख चुके हैं कि दे हैव फेल्ड मिजरेबली टू डेवलप अ मिसाइल व्हिच कैन फायर एन न्यूक्लियर बॉम्ब, यू नो। ठीक, ओवरऑल अगर इन चीजों को सामने में रखते हैं कैप्टन आशा, तो मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इंडिया अपने तौर पर, हम अगर मान लेते हैं कि ये सारी चीजें हैं, प्रूव भी हो जाती, नहीं भी होती है, कि पाकिस्तान का भी होता है या यूएस का होता है, उसके बावजूद क्या इंडिया अपने बल पर इन हथियारों को फोड़ने में कैपेबल है? नंबर 1। और दूसरी चीज कि अगर हम ऐसा कर भी देते हैं तो हमारा क्या नुकसान, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नाक में दम कर रखा है, और यूएस का हो तो हम तो पहले इनकार कर देंगे। सी, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल पॉलिसी जो है, हमने उसमें यही कहा है, हमको पता भी चल जाए कि सामने वाले के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, फिर भी हम उनके न्यूक्लियर पॉइंट के ऊपर हमने अटैक नहीं किया था, हमने उनके एयर बेस के ऊपर अटैक किया था। उनकी किस्मत खराब है कि वहां पे उनके न्यूक्लियर डंप्स मिले, और ये अमेरिका एकदम डरे हुए गीदड़ की तरह भागता हुआ आया और वहां पे उसने न्यूक्लियर टेस्ट करना चालू किया कि कहीं लीक तो नहीं हुआ, कहीं कोई न्यूक्लियर बॉम्ब लीक तो नहीं हो गया, कोई उनका कोई डेमोलिश तो नहीं हो गया कुछ। तो ये अमेरिका ने खुद गलती की है। वो चुप बैठ सकता था और हमको शायद पता भी नहीं चलता, लेकिन अमेरिकन लोग डर गए जैसे ही उसके आस पड़ोस की पहाड़ों पे जैसे ही अटैक हुआ। एंड बाय द वे, ये जो अर्थक्वेक आया है पाकिस्तान में, वो भारत की मिसाइल की वजह से नहीं आया। दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्लेटोनिक मूवमेंट एंड विच इज अ नेचुरल मूवमेंट। पहली बार इनका कुछ आई थिंक 3 सिस्मिक ग्राफ का आया, बाद में 4.7 सिस्मिक ग्राफ का आया। ये जो चीजें हो रही हैं आसपास में, इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि भारत को एक सुकून मिलना चाहिए कि चलो जो खबर अमेरिका खुद नहीं दे पाया वो हमको इस युद्ध के थ्रू पता चली। और दूसरी खुशखबरी हमें यह भी पता और चलनी चाहिए कि टर्की के अंदर भी अर्थक्वेक आया है, जहां पे हमने पिछली बार इतने सारे मदद के लिए सामान भेजा था और उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर दुनिया बैठ के देख रही है कि भारत ने जहां जहां अच्छे कदम उठाए, उन कदमों का लोगों ने कितना मान रखा और क्या किया। और अमेरिका को नेक्स्ट टाइम जब यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होगी, उसके अंदर जरूर अपने सवालों के जवाब तैयार करने पड़ेंगे। और भारत अगर इंफॉर्मेशन ढूंढ लेता है क्लियरली, तो उसका जवाब डायरेक्टली अमेरिका को देना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब इंटरनेशनल फोरम के अंदर इस आवाज को जरूर उठाएंगे कि ये गलती हमारी नहीं है, अमेरिकन लोगों की गलती है कि उन्होंने छुपा करके वहां पे डंप बनाया। वो डिक्लेयर कर सकते थे कि वहां डंप बना रहे हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया उन्होंने। ठीक है, अगर पाकिस्तान जो है डंपिंग साइट है इनके न्यूक्लियर इन तमाम तर चीज़ों की, तो एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि जो चीज़ें हैं अभी फिलहाल पाकिस्तान के पास, क्या उनसे इंडिया को आने वाले दिनों में या रहती दुनिया तक के लिए खतरा हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को तो साफ तौर पे नजर आ गया है कि भाई उनके साथ अब कोई नहीं है। खतरा, चाकू अगर लेकर हम बाजार में चलें तो भी खतरा हो सकता है, क्योंकि कोई मासूम उससे कट सकता है।
तो पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि वो जब मन चाहे शेलिंग करे, जब मन चाहे आतंकवादियों को भेजे, जब मन चाहे भारतीयों को मारे। हम कब तक सहन करेंगे? बिल्कुल। सागर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, अभी आऊंगा जी। ये वैसे ही है, सेम सिनेरियो जो 3 इडियट्स में हम देखते हैं। बिल्कुल जो कलश खाली करने वाली बात होती है, कलश खाली कर देंगे, बम फोड़ देंगे, मालूम हुआ कि कलश में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा है, जहां तक अगर मैं रिलेट कर पाया हूं सही तरीके से। तो खैर, सागर देवन से मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा इन तमाम तर सिचुएशन में इंडिया का अपना स्टैंड। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि क्या हम उनके न्यूक्लियर बम को खत्म कर सकते हैं। आपको ये बता दूं कि अमेरिका के पास 8000 के आसपास बॉम्ब हैं। रशिया भी कंपेरेबल फिगर्स है। अनऑफिशियल ऑफिशियल हाँ, ठीक है। इसके अलावा 3 या 4 मुल्कों को छोड़ के ऑफिशियली डेजिग्नेटेड न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, जो अनऑफिशियल हैं वो भी हैं। अभी जो बताया जाता है पाकिस्तान के पास 130 के आसपास है, और हमारा अपना आइडिया था कि हमारे पास उससे कम है, तो किसी ने मुझे आज बोला नहीं हमारे ज्यादा है। तो दैट इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर आप 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, 100 ओनली जो पाकिस्तान के पास हैं, अगर आप उनको फोड़ देते हो, पूरी की पूरी दुनिया एक धुएं में छिप जाएगी, और उस धुएं को क्लियर करने में कुछ दिन का टाइम लगेगा। पर जब वो धुआं क्लियर होगा, वो अपने साथ ओजोन लेयर को ले जाएगा। ओजोन लेयर के जाने का मतलब ये है कि जो सूरज की किरणें हैं, जो उनकी एक्चुअल गर्मी है, जो थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सेंटीग्रेड्स ऑफ हीट, वो सीधी आएगी धरती के ऊपर, तो सब कुछ जल कर खाक हो जाएगा। तो ये सारी दुनिया जानती है, इसलिए बोलते हैं नो फर्स्ट फ्यूज वगैरह। तो ये धमकियां होती है कि हम करेंगे, जैसे पाकिस्तान देता है। और अब पाकिस्तान को दूसरी चीज ये होनी चाहिए, पाकिस्तान की आर्गुमेंट होगा कि हम एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बम फोड़ेंगे इंडिया में, या हम इंडिया टैक्टिकल न्यूक्लियर बम फोड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये समझना चाहिए कि जब न्यूक्लियर बम फटता है, पाकिस्तान ने भी जब अंडरग्राउंड टेस्ट किया था वो अंडरग्राउंड था, इंडिया ने भी किया था तो अंडरग्राउंड थे, ऊपर नहीं किए। जब ऊपर करते हैं तो हवा की डायरेक्शन देखनी है। अनफॉर्चुनेटली हवा की डायरेक्शन पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आती है। बिल्कुल। यदि हम उनके ऊपर न्यूक्लियर बम, कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर बम भी फोड़ते हैं, तो उससे हमें भी नुकसान होगा। इसलिए वो एक ऑप्शन है नहीं है। और दूसरा, अगर ये वेपन्स हैं ही अमेरिका के हैं, एंड अमेरिका ने उसको यूज करना है अगेंस्ट सोवियत यूनियन, तो फिर हमें डरने की जरूरत भी क्या है। और पॉइंट ये है कि हमने सिर्फ पाकिस्तान की जो ब्लफ है, न्यूक्लियर बोगी थी, उसको एक्सपोज करना था। अगर पाकिस्तानियों को ये बात समझ में आ जाए, और ये कोई नैरेटिव बन के उनको कोई और काउंटर नैरेटिव ना जाए, उनको समझ आ जाए और ये तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। एटलीस्ट एस्टैब्लिशमेंट तो जानती है ना, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, उनकी जो सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग का, वो तो जानते हैं। अगर जनता को जान जाएगी, आम जनता जान जाएगी, तो उसके बाद जब वो बार बार बोलते हैं कि आप अगर आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो आप न्यूक्लियर बम फोड़ोगे, हमने खिलौने नहीं लेके रखे हुए हैं, इस किस्म की जो स्टेटमेंट है ये आनी बंद हो जाएंगे। तो सर, ये इसका जो बेस है वो भी हमें जरूर बताइएगा कि अब दुनिया जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर बम फोड़ने नहीं देगी किसी को भी फिलहाल। उसके बावजूद भी बार बार ये चचा मियां ऐसा क्यों करते हैं कि वो सबसे पहले धमकी में फर्स्ट वर्ड उनको यही आता है कि बम फोड़ देंगे, एटमी धमकियां सबसे पहले होती हैं। और इंडिया भी समझता है कि पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, उनके पास इवन एटमी पनडुब्बियां तक नहीं है। खैर, क्या मैं कंपेयर करूं इन चीजों को लेकर के, वो भी आपसे। खैर, मुझे बहुत मजा आया आपका क्वेश्चन सुन के। आपने बोला चचा जान क्यों धमकियां देते हैं। चचा जान धमकियां इसलिए देते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि वो भारत से नहीं लड़ सकते। उन्होंने लड़ाइयां लड़के देखी, उनका क्या क्या रिजल्ट निकला उनको सबको मालूम है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। जैसे 10 तारीख को भी जो हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। आप उनके वीडियो देख लीजिए, वो कहते हैं हमने भारत को घुटनों पे ला दिया, इसलिए भारत माना कि सीज फायर करेंगे। ये नहीं जानते कि उनके डीजीएमओ ने गिड़गिड़ा के बोला, शायद अंडर अमेरिकन इन्फ्लुएंस, अमेरिका ने बोला होगा कि भैया डीजीएमओ अगर हम बोलेंगे तो भारत को पसंद नहीं आएगा, और मीडिएशन की बात भारत रिजेक्ट कर चुका है। तो तुम अगर इनकी सिक्योरिटी चाहते हो, अगर अगला हमला जो होने वाला है अगर उसको रोकना चाहते हो, तो बोलो पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोला कि आप भारत के डीजीएमओ को बोलो कि सर हम पीस चाहते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए सब कुछ। तो ये सब अमेरिका के कहने पे हुआ होगा। जहां तक जनरल पब्लिक है, मैं अगेन बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ 90% लोग हैं मदरसा बेस्ड है, उनको सिखाया ही वही जाता है। उनकी जो एजुकेशन का जो उनकी करिकुलम है या सिलेबस है, दैट इज टोटली प्रो शरिया,
एंटी काफिर, सारी दुनिया के खिलाफ। तो उनको ये समझाना, कौन सा इतनी गूढ़ चीजें समझानी बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो वर्ल्ड डिप्लोमेसी को समझे, वो दुनिया के इशारों को समझे, वो ये समझे कि पाकिस्तान बना ही क्यों था। और अगर यही बात आपको एक प्रूफ देता हूं मैं, आसिम मुनीर साहब ने जो बयान दिया था 16 अप्रैल को, शायद 16 या 17 को, जब उन्होंने बोला था कि दुनिया में 2 ही देश हैं जो कुरान के ऊपर बने हैं, एक मक्का मदीना और दूसरा पाकिस्तान। अब ये क्या बताना चाहते हो अपने लोगों को? आप मक्का मदीना या पाकिस्तान जो है वो कुरान के ऊपर बने हैं। पाकिस्तान को किसने बनाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कलमा पढ़ना आता था मोहम्मद अली जिन्ना को? वो खुद नहीं जानता था कि कलमा क्या होता है। वो एक वेस्टर्नाइज मुस्लिम था जो दारू भी पीता था, मीट भी खाता था, वो फ्लोर भी खाता था, सब कुछ करता था। तो फिर कौन सी कुरान के बेस के ऊपर आसिम मुनीर कर रहे हैं? तो इस तरीके से उन्होंने अपने जो पब्लिक को एक नैरेटिव में बांध के रखा है और उसके बाहर उनको वो आने नहीं देते और उनको समझ में नहीं आता। और इसलिए इनको बेवकूफ बना के उनकी अपनी जो सत्ता है वो कायम है। वो अपनी सत्ता के लिए, यानी कि कहते हैं ना वो कंट्री हैज अ मिलिट्री, बट या मिलिट्री हैज अ कंट्री। और प्लस जो अगर आप देखो पाकिस्तान की सत्ता किसके हाथ में है? कुल मिला के 2 मेजर फैमिलीज हैं और 4-5 छोटी मोटी फैमिलीज हैं। उन्होंने आपस में बांट रखा कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, एक सिंध का चीफ मिनिस्टर, एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर, एक आर्मी जनरल, एक का दूसरा करके। तो इस तरह से उन्होंने सत्ता का जो स्ट्रक्चर है वो सब अपने हाथ में रखा हुआ है। बाकी दुनिया को, बाकी पाकिस्तानियों को समझते नहीं और उनको बेवकूफ पे बनाए जा रहे हैं और अपना जो है वो बना के रखा हुआ। ठीक है, इन चीज़ों को सामने में रखें। और कैप्टन आशा, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूं कि जो इंडिया का मोटो है, नेक्स्ट आगे आने वाले दिनों के लिए प्लान, क्या तने तनहा काम करना ज़रूरी है? क्योंकि इस वक्त इस सिनेरियो में हमें यह पता चल गया कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं। दूसरी चीज़ कि क्या जो एशियन कंट्री है उन्हें हमें अलाइन करना होगा, इस वक्त की ज़रूरत है। और उसके बाद शायद हम एक बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में पाकिस्तान पे एक प्रभाव डाल सकें या फिर वर्ल्ड ऑर्डर पर। बिल्कुल, ये बहुत अहम वक्त है भारत के लिए, जहां पर भारत इंटरनेशनली अपने आप को पावरफुल प्रूव करे, एक डिप्लोमेटिक कंट्री प्रूव करे, एक सुलझा हुआ और समझा हुआ देश प्रूव करे, जो ऑलरेडी भारत कर चुका है। पूरी दुनिया को एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है भारत ने। हमने बोला था कि हम वेट करेंगे, हमने पाकिस्तानियों को बताया था कि आप टेररिस्ट को हैंडओवर कर दीजिए, इसलिए हमने 3 दिन के बाद उनको बोला कि अब हम रिटेलिएशन अटैक करेंगे। और हमने दुनिया को बोल के किया, जो देश से हमने बातें की, डिस्कशन किया, उनको प्रूफ्स दिए कि ये धर्म के नाम के ऊपर देश में घुस के कपड़े निकाल के चेक करके कि आप मुसलमान हैं, कलमा पढ़ सकते हैं तो आप बचेंगे, नहीं तो आप मारे जाएंगे। ये यहाँ कहाँ का सिस्टम ये पाकिस्तान लेके आया था। और इतना सब करने के बाद जब हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम पॉइंट फायर कर सकते हैं, और वी न्यू इट कि व्हाट वी आर फायरिंग। अमेरिका को भी पता था कि भारत ने कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं किया है, कोई न्यूक्लियर लोकेशन के ऊपर फायर नहीं किया है। अमेरिकन न्यू कि हमने केवल एयरपोर्ट उड़ाया है उनका, और एयरपोर्ट उड़ने के बाद दे रियलाइज कि इट कुड बी पॉसिबल कि शायद डैमेज हुआ हो, इसीलिए उन्होंने इमीडिएटली अपने एरोप्लेन्स बुलाए और उनको चेक करने को बोला कि सचमुच में कहीं न्यूक्लियर लीक तो नहीं हुआ, चेक कर लीजिएगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अमेरिका खुद भी उसमें जिम्मेदार है। अमेरिका चाहता है कि वो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप रोल में रहे, पाकिस्तान के ऊपर दबदबा बना के रखे। पाकिस्तान को उसने तो पालतू कुत्ते के जैसे इस्तेमाल किया है, पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आती। और जब तक वो इस तरह से काम करता रहेगा, जहां तक मुझे लगता है बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, जो साइचिन एरिया है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इंडिया है, ये सब जो एरिया है, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे हंड्रेड्स ऑफ गुड अननोन रिसोर्सेस आर देयर। जैसे हमको पता चला है कि वहां पर हमको लिथियम की बैटरी बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो दुनिया के सबसे बड़े तादाद क्वांटिटी में मिला है। ये जो हम कंट्रोल कर रहे हैं धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, अपने देश की सीमाओं के ऊपर, टैक्टिकली, इंटरनेशनली, और हम प्रूव कर करके कर रहे हैं कि हम एक सुलझे हुए देश है। हमको पता है कि आप यहाँ क्यों दबदबा रखना चाहते हैं, अपनी मिलिटेंसी यहाँ क्यों कंट्रोल रखना चाहते हैं। चाइना की भी आंख वही है, पाकिस्तानियों की भी आंख वही है। भारतीय का हिस्सा होने के बावजूद भारत को पूरा हक उस जमीन पे नहीं मिला है। साइचिन, पाकिस्तान ने जो साइचिन का एरिया चीन को दे दिया, उसमें उनका कोई हक नहीं था उनको देने का, वो भारत की सरजमीन है। बिल्कुल। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया जो है वो भी पूरा भारत का है। भारत क्योंकि इंटरनेशनल सिनारियो की रिस्पेक्ट करता है करके आज भी रुका हुआ है।
वरना भारत को ये दोनों चीजें वापस लेने के लिए कोई भी देश आज रोक नहीं सकता, अमेरिका भी रोक नहीं सकता। और अगर इन्होंने 18 तारीख के बाद कुछ किया तो आई थिंक ये भारत के पास बहुत अच्छा मौका है कि हम ये दोनों चीजें वापस ले लें, साइचिन एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इंडिया। ये दोनों चीजें हमारे हक की जमीन है, हमारे पास वापस आनी चाहिए। और जहां तक ये कंट्रोल का हिस्सा है, अमेरिका हमेशा ये चाहता रहा है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करे, और उन्होंने कोशिश की है कि या तो मिलिट्री से, या तो तेल के नाम पे, या फिर किसी और चीज के नाम पे, या फिर लड़ाई के नाम पे, या फिर नीचे से छुप करके, या किसी और कमजोर देश के पीछे उनकी बैकबोन बन करके वो सपोर्ट करता रहे, जैसा वो पाकिस्तान को पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से कर रहा है। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से यूके एंड यूएसए उनकी बैकबोन बन के बैठे हुए हैं। कारण क्या है? उनको क्या मिलता है इससे? सोचने वाली बात है कि वो चाहते हैं कि चाइना और भारत के बीच में कभी सुलझे ना, और पाकिस्तान और इंडिया की कभी बने ना, ये हमेशा आपस में लड़ते रहे, और इसमें से ना चाइना उभर के आए ना भारत उभर के आए। लेकिन जिस तरह से भारत में प्रगति चल रही है, थैंक गुडनेस हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमारे देश के अंदर कुछ अभी भी इज्जत, शिद्दत और शानो शौकत बाकी है कि हम सम्मान करते हैं काम का और मेहनत का, और हम मेहनती लोग हैं, और हम डेमोक्रेटिक। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इन तमाम तर चीजों को भी हम सामने में रखें। शायद आज हमारा देश प्रगति कर रहा है और हम प्रगति की ओर जा रहे हैं। एक आखिरी चीज मैं सागर दीवान साहब आपसे भी समझ लेता हूं। अगर ये सारी चीजें जो कैप्टन आशा कह रही हैं बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं समझूंगा, फिर मैं हम सभी के सभी, हम इंडिया वाले, इंडिया की जो पॉलिसी है वो किसी के भी बात पे फौरी तौर पे विश्वास क्यों कर लेती है, मान क्यों लेती है? एक बड़ा सवाल इस वजह से पैदा होता है क्योंकि अगर कोई कहता है कि भाई जंग बंद करो, तो ठीक है, जंग हम कभी भी नहीं चाहते, हमारी पॉलिसी रही है शुरू से ही, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि ये भी दुश्मन, ये भी दुश्मन, तो हम इनकी बात क्यों सुने? अपने तरीके से हम क्यों नहीं सुलझाए मामले को? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं आशा जी के बारे को थोड़ा बताना चाहूंगा। कैप्टन आशा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आई थिंक आपका थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया। आपने बार बार सियाचिन का नाम लिया, एक्चुअली आपको बोलना था शास्त्रगाम वैली। तो that would be a slip of tongue. शास्त्रगाम वैली। I stand corrected. शास्त्रगाम वैली. That's why I thought I'll correct that without disrespecting you. I mean, you got a very good understanding of the international affairs, and I give congratulations for that. बाकी अब सही बात आपके सवाल की। अभी देखिए, प्रधानमंत्री जो अभी आपने बोला बिल्कुल सही था। आज से जो 70-75 सालों में जो ड्रामा चल रहा था भारत के अंदर, जो हम समझ नहीं पा रहे थे, वो अब खत्म हो गया है। अभी एरा बदल गया है। अभी प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है, मोदी जी ने, टॉक्स एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, टॉक्स एंड ट्रेड विल नॉट गो टुगेदर, और वाटर एंड फ्लड विल नॉट गो टुगेदर। ये स्लोगन पहले भी बोले जाते थे, परंतु अब इनकी जो एग्जीक्यूशन है वो क्लियर कर दी गई है, और सारी दुनिया को पता चल गया है कि एग्जीक्यूशन होगी। पर उसके बावजूद जैसे आशा जी ने भी बोला कि हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत मेजर्ड होगा, कैलकुलेटेड होगा, और एक अच्छा रिस्पॉन्स होगा। काइनेटिक रिस्पॉन्स इज नॉट द ओनली आंसर। हमारे पास विकल्प हैं। सबसे बड़ा विकल्प हमारे पास है इंडस वाटर ट्रीटी। ये 22 अप्रैल के बाद से अभी तक 2 बार हमने उनका पानी रोक के उनको फ्लड किया है। बेसिकली हमने अपने डैम्स की डीसिल्टिंग करी है, और उनकी तरफ से जो 40% फसल वो कहते हैं, और खरीफ फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। और परसों शायद उनकी जो जल वाला डिपार्टमेंट है, उन्होंने भारत को चिट्ठी लिखी है कि आप प्लीज इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड मत कीजिए, हम काफी खतरे में हैं। तो ये हो चुका है। बलोचिस्तान में क्या हो रहा है आपको मालूम है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में साफ तौर पे ये चीजें बाहर निकल करके आएगी, और ये जो मसले अभी बता रहे हैं सागर दीवान साहब, यकीनन इन चीजों पे भी हम बात करेंगे, खासतौर पे ये जो हमारे दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे